हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग के बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं और ये वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग कि वेल्डिंग का परिभाषा क्या होती है, वेल्डिंग का परिचय क्या है। तो देखिए, वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, दो मटेरियल को जोड़ते हैं या फिर थर्मोप्लास्टिक्स को हाई टेम्परेचर को दोनों को हाई टेम्परेचर की सहायता से दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सोल्डिंग और ब्रेजिंग के द्वारा भी वेल्डिंग की जाती है। तो ये वेल्डिंग के ही एक छोटे प्रोसेस है। ठीक है, छोटी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम लोग नर्म या फिर पतले लोहे या फिर पतले चीजों को जोड़ते हैं। वेल्डिंग के द्वारा जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर पहला तो बहुत हाई होता है। इसके द्वारा हम मोटे या बड़े वर्क पीसेस को जोड़ने का काम करते हैं फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग के जो प्रोसेस है उनके हिसाब से उन्हीं के बेस पे कितने वर्गीकृत किया गया है वेल्डिंग को। देखिए, वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है प्रेशर वेल्डिंग और दूसरा नॉन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग को ही हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो प्रेशर वेल्डिंग में भी कई सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, कई सारे भागों में बांटा गया है। और नॉन प्रेशर वेल्डिंग में भी तीन भागों में बांटा गया है सामान्यतः। तो प्रेशर वेल्डिंग में देखिए, थर्मिट वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग है। ठीक है, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि फोर्जिंग और ब्लैक स्मिथ क्या होता है। तो उसके द्वारा जो वेल्डिंग की जाती है उसको ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में भी आ जाते हैं। तो ये सारे वेल्डिंग जो प्रोसेस है, ये सारे जो प्रकार है, जो कैटेगरीज है, ये प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग जो कैटेगरी है, उसके अंतर्गत तीन टाइप्स आते हैं। तीन टाइप क्या है, पहला गैस वेल्डिंग है, दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है और तीसरा थर्मिट वेल्डिंग है। तो इन तीनों में क्या अंतर होता है, तीनों में क्या समानताएं होती हैं, तीनों के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये चीजें हम लोग आगे जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे की क्लासेस में जानेंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में अंतर क्या होता है। देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट में बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, इनके प्रोसेस अलग अलग होते हैं, इनके टाइप अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इनके जो करने के लिए मशीनें जो उपयोग होती हैं, मशीनें अलग होती हैं। ऑपरेशन के जो प्रकार होते हैं, ऑपरेशन के अंदर क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या तरीके के मशीनरी यूज होती है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि जो फ्यूजन वेल्डिंग है, इसमें हम लोग जब भी कोई वेल्डिंग की ऑपरेशन पूरी करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे दोनों वर्क पीस है, दोनों के किनारे थोड़े से गलते हैं। और गलने के बाद जो एक पुल बनता है, उस पुल में हम फिलर मेटल को भरते हुए चले जाते हैं। जो फिलर मेटल हम भरते हैं, तो इसमें फिलर मेटल जो हमारे दोनों वर्कपीस है उनके बीच में भरता हुआ एक फिलर मेटल का जगह अपने आप बनता चला जाता है। लेकिन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें हमारा फिलर मेटल जो है उसको भरने के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, इसको हम बिना मेल्ट किए भी जोड़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बिना फिलर मेटल के भी जोड़ सकते हैं। इसमें फिलर मेटल की अप्लाई जो मौजूदगी है वो बहुत कम भी रहती है, तब भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे कि फ्यूजन वेल्डिंग में है ना, इसमें एप्लीकेशन जब भी हम किसी भी ड्यूरिंग वेल्डिंग को करते समय जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन का जो प्रक्रिया होता है, जो टाइप होता है, उसके लिए हीट जब हम देते हैं तो उसके लिए हम कई तरीके से हीट लेते हैं। देखिए, पहला है इलेक्ट्रिक आर्क, हम इलेक्ट्रिक के द्वारा हीट लेते हैं। उसके बाद फ्यूल गैस का जो फ्लेम है, फ्लेम के द्वारा हम लोग हीट लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस है, लेजर बीम है। इन सब अन्य और भी कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम हीट सोर्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या है, इसमें हीट सोर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हमें प्रेशर की बहुत ज्यादा जरूरत है, दबाव की। हमें जो हमारी जो मशीनरी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें दबाव हम बहुत ज्यादा से ज्यादा दे सके, ताकि हम अपने वर्कपीस को आपस में जोड़ सके। उसके बाद है तीसरा कि फिलर मेटल कैन बी अप्लाइड इजीली। जो फ्यूजन वेल्डिंग है, इसके अंदर में हम लोग फिलर मेटल को जो बहुत आसानी से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिलर मेटल इसमें हमारा पता नहीं चलता है कि हम बहुत मुश्किल हो रही है डालने में, फिलर मेटल भरने में। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है फिलर मेटल को डालना, फिलर मेटल को अप्लाई करना, उसमें जोड़ना। जहां पे दो वस्तुएं जुड़ रही है वहां पे फिलर मेटल अगर नहीं भी होगा तो इसके अंतर्गत हम लोग वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल की, है ना,
कि फिजिकल, केमिकल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जब हम फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं, इसमें हीट का सोर्स इतना ज्यादा होता है कि जिस जगह पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पे तो टेम्परेचर बहुत होता ही है, साथ में उसके अगल बगल के स्थानों तक भी हीट पहुंच जाती है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेटल जो है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्ट होता है। तो जो हीट होती है जब हम एक जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो हीट पूरे मेटल में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो बहुत तेजी से बदल जाती है, ठीक है, या फिर बदलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बदलने की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट का सोर्स है वो हम बहुत कम लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो लेवल होता है, एक इफेक्टिव एरिया होता है हाई वोल्टेज का, हाई ओविंग का, जो हमारे लोहे खराब होने के जो डर होते हैं, इसमें हम जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम वेल्डिंग कहीं भी फ्यूजन वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर हमारा जो ओवरलैप हो गया या फिर वेल्डिंग पूल कहीं से भी लैप हो गया, कहीं पे भी ओवरफ्लो हो गया, तो हमारा ओवर पीस जो है वो खराब होने का डर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है इसमें हम जो डिस्टोरेशन है ना, वो मिनिमम होता है। वो प्रोड्यूस जब हम करते हैं हीट को, तो इसमें हीट बहुत कम जगहों तक ही जा पाती है, तो जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है या फिर जो हमारा वेल्डिंग मटेरियल है वो कम से कम खराब होता है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, कुछ एग्जांपल है जो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं, और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत जो एग्जांपल है वो अलग है। तो अभी पिछले स्लाइड में आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा, एक चार्ट देखा होगा, उस चार्ट के सहायता से हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को अलग अलग बांटेंगे। तो एग्जांपल फ्यूजन वेल्डिंग के देखिए, आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इंटेंस एनर्जी बीम जो लेजर बीम वेल्डिंग जिसको कहते हैं, ये सारे वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जो है वो रोल वेल्डिंग है ना, जिसको हम लोग रोलिंग वेल्डिंग भी बोलते हैं, प्रेशर वेल्डिंग जहाँ पे प्रेशर के द्वारा वेल्डिंग की जाती है उसको भी हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में लेते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग जहाँ पे हम घर्षण के द्वारा हम दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, वहां पे हम लोग उसको लेते हैं। डिफ्यूजन वेल्डिंग हो गया, है ना। ये सारी वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग के सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, जो नियम होते हैं वेल्डिंग करते समय। एक जो वेल्डर है उसके लिए जो प्रॉपर रूल बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, आखिरी या फिर कह लीजिए जो वेल्डर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा साबित होता है, वो रूल है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। जो हमारे कपड़े हैं, देखिए वेल्डिंग में क्या होता है, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, जब हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, हमारा इलेक्ट्रोड जब कंज्यूम होता है, खर्च होता है, तो उस जगह पे क्या होता है ना, स्पैटर्स निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं बहुत सारी। तो उन चिंगारियों से हमें बहुत नुकसान हो सकता है, वो हमारी आंखों में पड़ सकते हैं, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को जलाने में जला सकते हैं, कहीं पे भी आग लग सकती है उसके द्वारा। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं, रूल्स के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन होता है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। जो हमें कपड़े पहनने हैं, एक वेल्डर जो कपड़े पहनता है या फिर एक फिटर जो कपड़े पहनता है, उससे उसकी सेफ्टी अच्छी हो जाती है, उसकी जो एक्सीडेंट की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती है। पहला तो जो हमें ग्लव्स पहनने हैं वो लेदर के होने चाहिए, ताकि उसमें चिंगारियों का असर ना हो और ज्यादा गर्मी का भी असर ना हो सके। हेड कैप, हम अगर नॉर्मली वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक फिटर शॉप में है या फिर इंडस्ट्रीज में है, ठीक है, तो वहां पे हम नॉर्मल हेलमेट पहनेंगे। लेकिन अगर जब हम वेल्डिंग कर रहे हो, तो वेल्डिंग जब हम कर रहे हो उस समय पे हमें वेल्डिंग हेलमेट या फिर फेस शील्ड लगा के ही आगे का प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है टोड शूज या फिर सेफ्टी शूज जो होते हैं। वेल्डिंग के समय क्या होता है, कई बार हमारे जो वर्कपीस होते हैं उनको हम जोड़ तो लेते हैं, जब हम ट्विंच करते हैं, एक छोटा सा टाका लगाते हैं, तो उस समय में होता क्या है, कभी कभी हमारा टाका नहीं लग पाता और वर्कपीस गिरने का खतरा हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस जगह पे अगर वर्कपीस हमारे पैरों पे गिर गए, तो क्या हो गया, हमारे पैर को नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमें जो सेफ्टी शूज पहनने चाहिए, उसका जो टोट होता है, टोट जिसको आगे का नुकीला वाला भाग जो होता है वो हाई हार्ड और टॉप हार्ड होना चाहिए, है ना। सेफ्टी शूज के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, उसके बाद लेदर का एप्रन हो गया। हम जो भी शर्ट पहनेंगे या सेफ्टी सूट पहनेंगे उसके आगे हम लेदर का एप्रन जरूर पहनेंगे, क्योंकि लेदर के एप्रन में क्या होता है कि जो हमारा स्पैटर्स है वो हमारे कपड़े तक नहीं आता है, लेदर में ही वो टच होने के बाद वो या तो बुझ जाएगा या फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। फेस शील्ड,
अगर हम वेल्डिंग के साथ-साथ हम जब भी वेल्डिंग करते हैं तो उस वर्कपीस को साफ-सफाई के लिए हमें ग्राइंडिंग का भी यूज़ करना होता है, ठीक है? तो ग्राइंडिंग के लिए या तो हम सेफ्टी ग्लासेस पहने या फिर फेस शील्ड पहने, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके बाद हो गया कि सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट हमें एनी टाइम पहन के रखना चाहिए, ग्लव्स, एप्रन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एक वेल्डर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब भी वो वेल्डिंग करने की प्रक्रिया को शुरू करता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग के रेगुलेशन। देखिए, एक वेल्डर ने तो अपने लिए सुरक्षित सुरक्षा कवच पहन लिया, जैसे कि पीपीई किट उसने पूरी तरीके से पहन लिया, लेकिन एक वर्कशॉप के अंदर जो रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम पहले से बने होते हैं, उसको हम पालन कैसे करेंगे, ठीक है? तो एक आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रही होगी, है ना? इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने वर्कशॉप को भी सेफ रख सकते हैं। सेफ्टी का जब भी क्लासेस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने उसको उस वीडियो को जरूर देखा होगा जिस टाइम पे सेफ्टी के क्लासेस चल रही थी, तो उसमें बताया गया था कि हमें खुद के साथ साथ अपने वर्क पीस और अपने वर्कशॉप की भी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो वर्कशॉप में सिर्फ मशीन ही नहीं, हमारे कई सारे साथी भी होते हैं, तो उनको भी हमें बचाना जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप होता है इलिमिनेशन, ठीक है? फिजिकली रिमूव करें हम हजार्ड को, जो भी खतरा होने वाला है, ठीक है? खतरा अगर है वहां पे, उस चीज से खतरा हो सकता है, तो हम लोग उसको फिजिकली वहां से, उस जगह से उसको हटा दें, है ना? जो अगर प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है, उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उसका हम लोग करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। जिस जगह पे खतरा है उस जगह से हटा के हम उसको ऐसी जगह रख देंगे जहां पे हमें उसके उस चीज से या फिर उस वर्कपीस से या फिर उस स्क्रैप से खतरा ना हो, या फिर उस जो जिस चीज को हम फिजिकली रिमूव करेंगे, उस चीज को हम वहां से हटा दूसरी जगह रख दें, रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, ठीक है? आइसोलेट करेंगे पीपल को फ्रॉम द हजार्ड। जो पीपल्स हैं, जो हमारे साथी हैं या फिर जो हमारे वर्कपीस है, पीपल को भी हम वर्कपीस में भी ले सकते हैं, जहां पे खतरा है, जहां पे हमारे वर्कपीस को या फिर हमारे साथी को नुकसान हो सकता है, उस जगह से हम उसको हटा देंगे, उसको एक सुरक्षित जगह पे रख देंगे, आइसोलेट कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आधिकारिक कंट्रोल जो मेरे अंदर है, जो मुझे दिया गया है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चेंज द वे पीपल वर्क। जो पीपल जो वहां पे काम कर रहे हैं या फिर जिस वर्क पीस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे जो काम करने का तरीका है या फिर काम करने की जो जगह है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है पीपीई किट, जो कि हम लोगों ने सेफ्टी रूल्स में जाना। तो पीपीई किट जो हमें वो प्रॉपर तरीके से पहन के रहना है ना? जो जो वर्कर है उनको भी हमें बताना है कि भाई आप पीपीई किट, जो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, कम से कम इन चीजों को तो ना छोड़े, ठीक है? यहाँ देखिए कॉर्नर में आपको एक वार्निंग का भी साइन मिल रहा है। इस साइन पे देखिए लिखा हुआ है कि वेल्डिंग एरिया, है ना? जहाँ पे भी वेल्डिंग एरिया होता है वहां पे ये बोर्ड लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पे देखिए रिस्क ऑफ आई इंजरी और ब्लाइंडनेस। देखिए जो वेल्डिंग की जो जब भी हम वेल्डिंग जब करते हैं आर्क वेल्डिंग के द्वारा, तो उस वेल्डिंग में जो रोशनी निकलती है, जो रेज निकलती है, उसमें किरणें निकलती हैं, जिसमें परावैंगनी किरणें भी होती हैं और कुछ किरणें होती हैं जो हमारी आंखों को खराब कर सकती हैं, ठीक है? इसीलिए पीपीई किट में भी बताया गया था कि जब भी हम वेल्डिंग करें तो हमें सेफ्टी गॉगल्स, ब्लैक गॉगल्स जो होते हैं, या फिर वेल्डिंग हेलमेट पहन के ही उस जगह पे या फिर वेल्डिंग का वर्क करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ रेगुलेशंस थे, इनका पालन हमेशा वेल्डिंग वर्कशॉप में जरूर से जरूर करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट, जब हम किसी चीज को जोड़ेंगे, ठीक है? तो वो कितने तरीके से हम किन्हीं चीजों को जोड़ सकते हैं। देखिए एक फीटर है, आप फीटर के लिए सबसे मेन होता है कि दो पार्टों को आपस में किस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फीटर के लिए, और जब फीटर का काम आप करोगे तो एक वेल्डर का भी काम आपको आना चाहिए, ठीक है? तो जो जॉइंट का तरीका होता है, जॉइंट के टाइप्स होते हैं, वो कई सारे तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या है? इसमें दो पार्ट्स हमारे हैं, दो पार्ट्स को हम सीधी इस तरीके से रखते हैं, और इस तरीके से रखने के बाद जो हमारा बीच का मटेरियल है, जो हमारा बीच का गैप है, वहां पे अगर हमने ग्रुप बना रखा है या फिर वहां पे हमारा फिलेट है, उसमें हमें भराव करते हुए जोड़ना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है, वो अगर दो पार्ट को हमने एक दूसरे के किनारे के बराबर रखा है, तो हम उस जगह पे क्या, उसको क्या बोलेंगे, वो बट जॉइंट में हमारा आता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ वही चीज, कि अ बट जॉइंट इज अ जॉइंट वेयर टू पीसेस ऑफ मेटल आर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम प्लेन, ठीक है? एक यही समतल पे दो अलग अलग मेटल्स को हम अगर समतल रखते हैं, एक साथ रखते हैं, और दोनों के किनारों को जो वेल्डिंग का जो बिल्ड बीट बनेगा उसके थ्रू हम अगर भरते हैं, जो फिलर मेटल हमारा इलेक्ट्रोड में है
उसके द्वारा हम भरते हैं तो हमारा कौन सा जॉइंट प्राप्त होगा, हमें बट जॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जॉइंट का जो प्रकार है ये बट जॉइंट है। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फैब्रिकेशन या फिर नॉर्मली कहीं पे भी सबसे ज्यादा इसी वेल्डिंग के टाइप को यूज किया जाता है। अब उसके बाद आता है टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट। देखिए इन दोनों जॉइंट्स में कोई बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं है। दोनों में जो एक दूसरे ए मतलब कि जो वर्कपीस है, वर्कपीस ए और वर्कपीस बी, इन दोनों में जो पहला वर्कपीस होता है वो तो पैरेलल होता है, ठीक है, और दूसरा जो वर्कपीस होता है ठीक उसी के ऊपर 90 डिग्री पे वर्टिकली खड़ा होता है। ठीक है, तो जो टी जॉइंट है, टी जॉइंट में क्या होता है, किसी भी वर्कपीस पे है ना, जो पार्ट ए है वो अगर समतल पे है और उसके ठीक बीचों बीच हम इस तरीके का निशान बनाते हैं, ठीक है, मतलब वर्कपीस को हम इस तरीके से रखते हैं, जो पार्ट ए है उसके बीचों बीच, ठीक है, हम दूसरे पार्ट को 90 डिग्री पे अगर हम लोग खड़ा करते हैं तो एक हमें टी के आकार का, जो इंग्लिश का एक वर्ड है टी, उस आकार का एक हमें वर्क पीस प्राप्त होगा, तो इसीलिए उसका नाम टी जॉइंट है। ठीक है, और कॉर्नर जॉइंट भी सेम है, लेकिन इसमें भी जो दूसरा वर्क पीस है वो भी 90 डिग्री पे ही होता है, लेकिन कॉर्नर जॉइंट में और टी जॉइंट में एक ही अंतर है कि टी जॉइंट में जो पार्ट बी है, जो दूसरा वर्क पीस है, वो वर्क ए वर्क पीस के बीचों बीच होता है, और कॉर्नर जॉइंट में जो बी वर्क पीस है वो ए वर्क पीस के एक किनारे पे होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि टी जॉइंट, देखिए यहाँ पे टी आकार का शेप बना रहा है जिसको हम लोग टी जॉइंट बोलते हैं, और कॉर्नर जॉइंट जो एल आकार बना रहा है, इंग्लिश का जो वर्ड है एल, उस आकार का एक जॉइंट बना रहा है, इसलिए इसको कॉर्नर जॉइंट या फिर किनारा जॉइंट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट पे, लैप जॉइंट क्या होता है, लैप का मतलब होता है, लैप को हिंदी में बोलते हैं चढ़ाव। ठीक है, तो लैप जॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, चढ़ाव वेल्डिंग या फिर चढ़ाव जोड़। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारा जो एक वर्क पीस है और दूसरा वर्क पीस है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के उसके बाद हम लोग वेल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये पार्ट पार्ट ए है और ये पार्ट बी, दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, है ना, चढ़ाव वेल्डिंग करके, चढ़ावने के बाद जो वेल्डिंग की प्रक्रिया की जाती है उसी को हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एज जॉइंट पे। एज जॉइंट मतलब कि कोर जॉइंट या फिर किनारा जॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट में अधिकतर लोग कंफ्यूज आते हैं कि कॉर्नर मतलब भी किनारा होता है और एज मतलब भी किनारा होता है। तो कॉर्नर जो होता है वो किसी एक वर्कपीस का किनारा होता है, ठीक है, लेकिन जो एज होता है वो किसी वर्कपीस का वो भाग होता है जो हमें साइड से दिखता है। ठीक है, हमें उसकी समतलता से हमें उस एज को नहीं देख सकते, उसके हम किनारे से देखेंगे, जब उसको हम अपने सामने से देखेंगे तब हमें जो एज दिखाई देगा, जो उसकी किनारे, एकदम किनारे का भी जो कोर होता है उसी को हम लोग एज बोलते हैं। ठीक है, तो एज जॉइंट जब भी होता है, देखिए आपको वर्कपीस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दो वर्क पीस है, एक वर्क पीस हमारा स्ट्रेट है और दूसरा वर्क पीस खड़ा तो है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए एल के आकार में मुड़ा हुआ है, और उसी वर्क पीस के जब हम इस कोर पे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो उसको हम लोग एज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर कोई चीज डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।